नमस्कार। शिक्षा अध्ययन केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ विषयों का समग्र अध्ययन करते हैं। पहले उस पाठ पर सामान्य समझ बनाते हैं, उसके बाद गहनता से उसका अध्ययन करते हैं। आइए शुरू करते हैं क्लास 8 के इतिहास के चैप्टर ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। हमने इसके पहले वीडियो में चर्चा किया कि अंग्रेज के समय हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं, पहला वीडियो में हमने क्या क्या चर्चा किया। 60 वर्ष अंग्रेज के आए हुए 60 वर्ष हो गया। उस समय शिक्षा में क्या बदलाव हुआ? नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। जो अंग्रेज का शासन बढ़ता गया तो क्या हुआ, कर्मचारी की आवश्यकता हो, तो शिक्षा को प्रसार करने के लिए उसने कदम बढ़ाया। तो ये बताओ, पहले हम लोग का शिक्षा व्यवस्था कैसा था, क्या होता था पढ़ने के लिए? पाठशाला लगभग कितना था? 1 लाख। हाँ, 1 लाख से अधिक था। उसमें स्टूडेंट की संख्या 20 लाख से अधिक। क्या पहले फीस की व्यवस्था नियमित थी? नहीं, अनियमित। न ब्लैक बोर्ड, न बेंच, बैठने के लिए नीचे हम लोग कहाँ पढ़ते थे? बरगद के पेड़ के नीचे, या गुरुजी के घर में अपना एक वहीं अति करके अलग से कोई मकान नहीं होता था, वहाँ पढ़ते थे। तो ये सब सर्वे किया था, कौन किया था? ईसाई मिशनरी। क्या नाम था, कोई नाम बताएंगे? एडम ने, विलियम एडम ने इसको सर्वे किया कि हमारा ऐसा शिक्षा व्यवस्था था। और इस कैसा था? लचीला था और मौखिक था। लचीला किस लिए? क्योंकि जब खेत में काम होता था, कटनी, तो क्या होता था? छुट्टी हो जाता था। फिर काम के बाद क्या होता था? फिर विद्यार्थी सब जुट जाते थे। उसके बाद और कुछ याद आ रहा है? और कुछ याद आ रहा है? तब उस समय शिक्षा कैसे देना है कौन तय करते थे? गुरु। हाँ, गुरु तय करते थे क्या पढ़ाना है। तो पहले का पाठशाला ऐसा था। उसके बाद 1813 में क्या आया? एक कानून आया। कहाँ? ब्रिटिश संसद में, कि भारत में शिक्षा के लिए कितना रुपया का आवंटन कराया, कितना दिया विकास के लिए? 1 लाख प्रति वर्ष। अब उस पैसे को कैसे खर्च करना है, उसमें कितना विचारधारा हो गया? 2 तरह के लोग का मत हो गया। एक जो भारतीय शिक्षा का समर्थक था, सपोर्ट कर रहा था, और एक जो यूरोप के शिक्षा का समर्थक था, जो चाहता था कैसा शिक्षा हो? यूरोप में जैसा शिक्षा है, तकनीक है, वैज्ञानिक है, वैसा शिक्षा हो। और एक था जो भारतीय शिक्षा, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब को लेके बढ़े। जो भारतीय समर्थक थे उनके क्या नाम है? किसी को याद है? विलियम जोन्स। क्या नाम है? जोन्स। और उनके साथ और भी अंग्रेज साथी आ गए। और जो यूरोपीय शिक्षा के समर्थक थे वो कौन थे? जेम्स मिल और मैकाले। इसका साथ कुछ भारतीय ने भी दिया था। उनका नाम याद है तुम लोग को? हालांकि हम नहीं बताया उस समय, तब पर भी तुम लोग जान रहे हो। राजा राम मोहन राय, वो यूरोपीय शिक्षा के समर्थन में थे। उनका मैकाले ये सबका साथ दिए। तो किसका बात माना गया अंततः? मैकाले, यूरोपीय शिक्षा पद्धति को अपनाया गया। उसी से के 1835 में क्या आया बताओ? आधुनिक शिक्षा नीति। इसमें 2 हो गया। एक स्कूली स्तर पर शिक्षा होता था, एक उच्च शिक्षा होता था। तो उच्च शिक्षा किस भाषा में दिया गया? अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद उसका और विस्तार हुआ। वो कहने के लिए प्राथमिक में केवल भारतीय भाषा का, लेकिन अधिकतर किताब छपता था अंग्रेजी में। उसके बाद उसका विस्तार हुआ। कौन नीति था? वुड डिस्पैच नीति। वुड डिस्पैच नीति कब आया? 1854, जो उसको आधारभूत शिक्षा का
वो सबसे पहला आधार उसको मिला, उसी से अभी का वर्तमान जो शिक्षा है उससे बहुत प्रभावित है। तो अब बताओ, आज इस वीडियो में, दूसरा वीडियो में और अंतिम वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक शिक्षा का बिहार पर प्रभाव और आधुनिक शिक्षा पर प्रमुख भारतीय विचारक, कौन कौन विचारक थे। तो बताइए, आधुनिक शिक्षा जब नीति कब आया? 1835। तो ये बताइए सबसे पहले कहाँ पर शिक्षा का विकास कहाँ पर हुआ, कोई बताएगा? बंगाल। कहाँ? बंगाल। तब हमको ये बताइए, जब बंगाल पर सबसे पहले हुआ तो बंगाल में उस समय बिहार था कि नहीं था? इसमें बिहार भी था। क्या भी? इसमें बिहार भी था। बंगाल में बिहार भी था, जो अलग कब हुआ था? 1911 में अलग हुआ था, लेकिन उस समय बिहार। स्वाभाविक है, बंगाल में शिक्षा का जो व्यवस्था हुआ, बंगाल में जो शिक्षा के लिए प्रयास किया गया वो स्वाभाविक है बिहार पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार में ही था, बिहार बंगाल में ही था। बंगाल उड़ीसा सब कहाँ था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब बंगाल में ही था, सब एक ही में राज्य में सम्मिलित थे। तो 1835 में क्या आया था, बताओ जल्दी? आधुनिक शिक्षा नीति। क्या आया? आधुनिक शिक्षा नीति। आधुनिक शिक्षा नीति। आधुनिक शिक्षा नीति 1835 में आया। इसमें हम लोग पढ़े थे, इसमें किस पर जोर? स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। स्कूली शिक्षा पर बहुत से स्कूल खोले गए और उच्च शिक्षा के लिए भी वो कॉलेज खोले गए, जो माध्यमिक से 10वीं के बाद का जो हो गया स्कूल, क्या? उच्च शिक्षा के लिए। 10वीं स्कूल के स्तर तक, 10वीं तक क्या हो गया? स्कूल खोले गए। तो बिहार में भी बहुत से स्कूल संस्थान खुले। तो इसका प्रयास किसके द्वारा किया गया, बताओ? सरकार द्वारा किया गया, और क्या? व्यक्तिगत में क्या बताइए? व्यक्तिगत में जमींदार, ये सब मिला है। जमींदार, कुछ जगह के क्षेत्र के राजा, ये सब क्या हुए? ये सब क्या किए? प्रयास किए। सरकार या कोई संपन्न लोग, तो ये सब मिलके क्या किए? ये स्कूल सब खोले। तो हम लोग सरसरी निगाह से देखते हैं बिहार में कौन कौन से प्रमुख स्कूल हैं। डेट को लेकर आप लोग अथी नहीं हुई है, जो प्रमुख है वो स्वाभाविक है, जो एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, या ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लेना है कि कौन कौन स्कूल थे उस समय। तो 1835 में सबसे बिहार का पहला स्कूल खोला गया। बिहार का, क्योंकि पहला नीति आया 1835, इसलिए पहला। क्या नाम है? पटना कॉलेजिएट। क्या नाम है? पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल, इसलिए तो समझ आएगा। पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल कहाँ पर है? स्वाभाविक है, कहाँ पर होगा? ये पटने में होगा। चलो, तो ये क्या है? बिहार का फर्स्ट हाई स्कूल है। बिहार का फर्स्ट हाई स्कूल पटना कॉलेजिएट है, 1835 में खुला। 1836, 37, 39, 45 में भी अन्य जगह सब खुला। 36 में कहाँ? 36 में आरा में, 37 में भागलपुर, 39 में छपरा, 45 में मुजफ्फरपुर कहाँ है पता है ना? ये सब खुला गया हाई स्कूल। हाई स्कूल के क्या नाम दिया गया? जिला स्कूल। क्या नाम दिया गया? जिला स्कूल। ये सब अंग्रेज के समय ही किसके प्रयास से खोला गया? सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो देखो, आरा, भागलपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, ये सब क्या बिहार के जिले हैं। पटना में पटना कॉलेजिएट पहला
खुला। तो ये प्रमुख है पटना कॉलेजिएट, याद रखना। ये सब में जिला स्कूल है, इस पर उतना डेट उट याद नहीं करना, लेकिन हाँ ये याद करना कि 1835 में कौन खुले सबसे पहला, पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल अंग्रेज के द्वारा खोला गया पटना में। अब जमींदार द्वारा खोला गया स्कूल था, जो जमींदार थे उनके द्वारा खोला गया। क्या नाम था? एक टिकारी राज स्कूल। कौन राज? ये कहाँ पर है टिकारी? गया में। कहाँ? गया में। और दरभंगा राज स्कूल, स्वाभाविक है दरभंगा कहाँ है? दरभंगे में होगा, ठीक है। बिहार नेशनल हाई स्कूल, ये कहाँ पर? ये पटना में। पटना में बिहार नेशनल हाई स्कूल, ये पटना में। अब इसका बिहार नेशनल कॉलेज भी हो गया इसका नाम। चलो, ये पटना में खोला। कुछ बंगाली समुदाय द्वारा भी खोला गया। सब देखो अलग अलग समुदाय द्वारा खोला गया। ये सरकार द्वारा, ये किसके द्वारा? जमींदार द्वारा। किसके द्वारा? जमींदार के द्वारा खोला गया। अब कुछ बंगाली समुदाय थे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, उनका नाम 1867 में 1867 में कौन स्कूल खुला? ये बिहार का पहला बालिका माने लड़कियों के लिए स्कूल था। किसके लिए? लड़कियों के लिए। क्या नाम है? बांकीपुर बालिका हाई स्कूल। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल भी है, बांकीपुर बालिका हाई स्कूल। ये कहाँ पर है? गोलघर के सामने है। हाँ पटना में, पटने में है। इसमें मेरी बहन भी पढ़े हुए हैं। तो ये बांकीपुर बालिका हाई स्कूल, ये कितना? 1867 में। उसके बाद क्या है? मोक्षदा बालिका विद्यालय। पहला ये याद रखना, ये पहला लड़कियों के लिए। कौन है? बिहार का पहला, फर्स्ट लड़की के लिए। चलो, ये पहला लड़कियों के लिए मोक्षदा बालिका विद्यालय। ये कहाँ पर है? भागलपुर। सब बिहार का पढ़ रहे हैं। मुखर्जी सेमिनरी, ये कहाँ पर है? ये मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। चलो, ये बंगाली समुदाय द्वारा कोई स्कूल खोला गया। लेकिन इसमें ये प्रमुख याद करना है कि सबसे पहला कौन लड़कियों के लिए? बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय। कौन था? बांकीपुर बालिका उच्च विद्यालय। चलो, मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी खोले गए स्कूल है। ये इसको कौन किसके द्वारा खोला गया? मौलवी मोहम्मद हसन के द्वारा। किसके द्वारा? मौलवी मोहम्मद हसन के द्वारा। तो इस स्कूल का 1884 में क्या नाम था? मोहम्मेडन एंग्लो अरेबिक स्कूल। क्या नाम था? मोहम्मेडन एंग्लो अरेबिक स्कूल। ये खोला। ये बड़े मुसलमान समुदाय के प्रयास के द्वारा ये स्कूल खोला गया। और कुछ अंग्रेजों ने अपना व्यक्तिगत पर्सनल क्या किया? प्रयास से भी स्कूल खोले। उसको भी एक नज़र में देख लेते हैं। 80 में क्या खोला? नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल। क्या नाम है? नॉर्थ ब्रुक हाई स्कूल। ये कहाँ? दरभंगा में। कहाँ? दरभंगा में। एक है वाटसन हाई स्कूल। क्या नाम है? वाटसन हाई। ये कहाँ? समस्तीपुर में। कहाँ? ये कहाँ पर? इसको याद कर लीजिए। कब का उतना जरूरी नहीं है, कहाँ पर ये जान लीजिए। अब कुछ ईसाई प्रचारक के द्वारा, जो ईसाई मिशनरी आते थे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, उनके द्वारा भी स्कूल खोले गए। जैसे इसमें प्रमुख है 1853 में संत जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, जिसमें संत लगा होगा, संत। और 1854 में संत माइकल्स स्कूल। ये सब खोले गए। जैसे इसमें अधिकतर बेतिया कहाँ है बताओ तो? बेतिया पश्चिम, बहुत बढ़िया। पटना, दानापुर, ये सब के एरिया में संत, जैसे संत जेवियर हो गया, ये सब हो गया। ये सब क्या हो गया? धर्म प्रचार, ईसाई धर्म प्रचारक के द्वारा खोला गया स्कूल था। तो हमने देखा स्कूल को मेन कौन, पहला स्कूल बताओ जल्दी? पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल। कहाँ? पटना।
पटना में। पहला बालिका हाई स्कूल बताओ जल्दी। पटना में। बांकीपुर बालिका बालिका हाई स्कूल। हाँ, बहुत अच्छा। चलो, धर्म प्रचारक के द्वारा ये संत जोसेफ ये सब खोला गया। ये कहाँ खुली है? ये सब पटना में। सब हाँ, ये दोनों पटना में, ये दोनों पटना में ही है। और इसका प्रसार और जगह बेतिया, पटना दानापुर सब नज़दीके हैं। उस क्षेत्र में क्या हुआ, ये सब स्कूल खोला गया। ये सब समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे उच्च शिक्षा के लिए, हैं 10वीं के बाद अब उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन स्कूल खोले गए। जिस तरह ये पहला था, उस तरह पहला कौन था 1863 में कौन कॉलेज था, बताओ जल्दी। पटना कॉलेज। क्या था? पटना कॉलेज। ये भी कहाँ पर होगा बताओ? पटना। स्वाभाविक है, पटना है तो पटने होगा, सोचना ही नहीं है। ये स्कूल है, कॉलेजिएट स्कूल है, लेकिन कॉलेज देखो उच्च शिक्षा के कॉलेज क्या हो गया, पटना कॉलेज 1863 में। 1868 में तेज नारायण जुबली कॉलेज, ये कहाँ पर बताओ? भागलपुर। कहाँ? बिहार नेशनल कॉलेज कहाँ बताओ? पटना। कहाँ? पटना। देखो ये 1889 में, ये 1878 में, 1889 में ये बिहार नेशनल कॉलेज, और 1898 में क्या था, डायमंड जुबली कॉलेज। ये कहाँ पर? मुंगेर। कहाँ? मुंगेर जिला। ये पटना के नज़दीकी है, मुंगेर जिला। चलो, अब भूमिहार और ब्राह्मण सम्मेलन के प्रस्ताव से एक और भी कॉलेज खोला गया। ये सब तो सरकारी प्रयास से खोला गया। किससे? सरकारी प्रयास से। पटना कॉलेज, तेज नारायण जुबली कॉलेज, बिहार नेशनल कॉलेज, डायमंड जुबली कॉलेज, ब्राह्मण सम्मेलन द्वारा भी खोला जाएगा 1899। लेकिन ये सब क्या है, सरकारी स्कूल है। इसमें ये याद रखो, सबसे पहला कॉलेज कौन था? पटना कॉलेज। अब 1899 में खुलेगा। ये बिहार का 5वां कॉलेज है सर, बिहार का 5वां कॉलेज है। क्या नाम है? 5वां। इसका नाम क्या है? लंगट सी कॉलेज। क्या नाम है? लंगट सी कॉलेज। लंगट सी को एलएस कॉलेज भी बोलते हैं, एलएस कॉलेज शॉर्ट में। स्वाभाविक है, लंगट सी कॉलेज है तो ये क्या है, लंगट सी के प्रयास से खोला जाएगा। किसके प्रयास से? लंगट सी के प्रयास से खोला जाएगा, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया 1950 में लंगट सी कॉलेज। सहायता, इसको सहायता कौन कौन दिया था? इसको सहायता दिया था कौन? जमींदार दिया था, दरभंगा काशी के राजा दिया था, राजा सब। राजा कहाँ का राजा? दरभंगा काशी का राजा। और कौन दिया था साथ? जमींदार। ये सब साथ दिया था, पैसा ये सब दिया था। लेकिन 1915 में क्या हो गया? 1915 में इसको ले लिया, अधीन कर लिया, अंग्रेज इसको पर कब्जा कर लिया। 1915 में कब्जा कर लिया। चलो, और ये बीए की 1900 में क्या किया, इसमें पहले इंटर तक पढ़ाई होता था। कहाँ तक? 1900 में क्या, बीए तक इस पढ़ाई होने लगा। बैचलर, स्नातक तक पढ़ाई होने लगा। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी टीचर थे, अध्यापक थे। किस विषय के अध्यापक थे? इतिहास के। कहाँ के? इतिहास पढ़ाते थे, बताओ। इतिहास के अध्यापक थे। चलो देखो, 1915 में क्या अधीन कर लिया। कौन कर लिया? अंग्रेज इसको अधीन कर लिया। तब आपको कमेंट करके बताना है ये लंगट सी कॉलेज कहाँ पर है, किस जिले में है, बिहार के किस जिले में है। लंगट सी कॉलेज बिहार के किस जिले में है? हमने देखा है कि ये बिहार का 5वां है और उत्तर बिहार का पहला है। उत्तर बिहार का पहला कॉलेज है, उत्तर बिहार का, और पूरे बिहार का 5वां है। पहला तो ये है पटना कॉलेजिएट, ये है 5वां। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कहाँ पर है, ये बिहार के किस जिले में है। चलिए, हमने देख लिया कि ये संस्थान स्कूल स्तर के लिए बहुत से स्कूल खोले गए, उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोले गए,
उस शिक्षा के बताइए कि कौन भाषा में शिक्षा दिया जा रहा था? अंग्रेजी। बहुत अच्छा, अंग्रेजी भाषा में। चलो, शिक्षा पर महत्वपूर्ण, अब देखो ये प्रभाव इसका देखिए, प्रभाव 1835 से 1859 तक इसका प्रभाव उतना नहीं पड़ा, मतलब भारतीय लोग इंटरेस्ट उतना नहीं लेते थे, तो प्रभाव उतना होगा नहीं, प्रभाव उतना नहीं पड़ा, क्योंकि सब भारतीय भाषा में पढ़ते थे, अंग्रेजी भाषा आया और इसलिए रुचि इसमें रुचि नहीं लेते थे, रुचि नहीं लेते थे उतना भारतीय लोग। लेकिन बाद में अब इसी भाषा में इसी का विकास हुआ, तो बाद में इस पर इसका प्रभाव व्यापक समाज पर देखने को मिलता है। आज भी देख रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है कि नहीं, इसलिए प्रभाव पड़ा। अब देखते हैं हम लोग आधुनिक शिक्षा पर प्रमुख भारतीय विचारक। भारत में जो प्रमुख विचारक थे उसमें दो प्रमुख विचारक, महात्मा गांधी ने क्या कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे गुरु जी भी हम लोग बोलते थे, गुरु जी। तो इस दोनों का क्या क्या मत था, तो इसको हम जानते हैं बारी बारी से। महात्मा गांधी आधुनिक शिक्षा को आया, जो उसको क्या कहा कि ये हमारे शिक्षा को क्या बना रहा है? गुलाम। क्या है? शिक्षा क्या है? गुलाम है। ये हमको क्या बना रहा है? गुलाम बना रहा है। और इसमें कैसी भावना पैदा कर रहा है? हीनता की। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि अंग्रेज क्या है? अंग्रेज सर्वश्रेष्ठ है। स्वाभाविक है, जिसको हम सर्वश्रेष्ठ कहेंगे तो अपने को क्या कर रहे हैं? हीन भावना से देख रहे हैं। नहीं क्या फलना बहुत बढ़िया है, तो खुद को क्या देख रहे हैं? हीन भावना। तो ये शिक्षा कैसा कर रहा है? हम लोगों को हीन भावना पैदा कर रहा है कि अपने को कम माने अधिक करके आंक रहा है। और भाषा, गांधी जी कहते थे कौन भाषा में शिक्षा दिया जाए? भारतीय, हिंदी। कौन भाषा में? कोई भी भारतीय भाषा, मैथिली हो गया, भोजपुरी, भारतीय भाषा में शिक्षा दिया जाए। चलो, और ये क्या कहते थे कि शिक्षा कैसा होना चाहिए? जो व्यवहारिक ज्ञान, जो व्यवहार में जो ज्ञान हो उस पर आधारित हो, नहीं कि केवल पढ़ाई लिखाई, केवल पढ़ लिए पुस्तक आ गया लिखने, उससे नहीं। क्या हो? व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, जीवन को जीने का कला आना चाहिए। तो ऐसे व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, केवल किताबी ज्ञान नहीं। चलो, और शिक्षा का उनका क्या उद्देश्य होगा? आत्म विकास की साक्षरता। कौन बताएगा क्या होना चाहिए? गांधी जी क्या कहते थे, किस पर जोर देते थे? आत्म विकास पर कि साक्षरता पर? बहुत बढ़िया, आत्मविश्वास। साक्षरता मतलब तो पढ़ना लिखना आना चाहिए, पढ़ना लिखना। आत्म विकास मतलब अपना स्वयं का विकास। शिक्षा अगर स्वयं का विकास नहीं कर रहे हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो शिक्षा क्या है? बेकार है। तो इसलिए स्वयं, आत्म मतलब स्वयं का विकास। तो स्वयं का विकास शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या हो? आत्म विकास हो। तो गांधी जी क्या भारतीय शिक्षा पर जोर देते थे, आत्म विकास पर जोर देते थे। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो इनसे सहमत थे, लेकिन कुछ मामलों में सहमत नहीं थे। जैसे देखो, ये चाहते थे, लेकिन ये चाहते थे सम्मिश्रण हो। क्या होना चाहिए? सम्मिश्रण। मतलब जो भारतीय शिक्षा है प्लस यूरोपीय शिक्षा, दोनों का क्या हो? सम्मिश्रण हो, दोनों हो, ज्ञान में। अगर जो भारतीय परंपरा है और जो यूरोपीय है, तो उसका श्रेष्ठ जो अच्छा ज्ञान है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े, दोनों चाहते थे। तो इसलिए नहीं, इसने खोला शांति निकेतन। क्या खोला है? हाँ, इसमें भी पढ़ाई होता था। क्या क्या पढ़ाई होता था? कला, संगीत, नृत्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये सब पढ़ाई होता था। ये कहाँ पर है शांति निकेतन? कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर गांव में है। कोलकाता से कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो ये शांति निकेतन खोले, जिसमें प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा का प्रचार किया। उसमें क्या क्या? कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी का पठन पाठन होता था। चलो, इसका आशा, ये स्कूली शिक्षा को कैसे मानते थे?
एकदम बोझ लगता था कि जेल में आ गए, नहीं जाता था शिक्षा की पढ़ना, फिर अनुशासन से आना, फिर वही किताब को लिख के पढ़ना लिखना, फिर याद रखना, कैसा मानते थे, एक जेल ऐसा मानते थे। क्या मानते थे? जेल मानते थे। और इनको कैसा अरुचि होता था, रुचि नहीं लगता था, रुचि इसको नहीं लगता था पढ़ने में। जो स्कूली शिक्षा था उनको रुचि पढ़ने में टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं लगते थे। आशा उसका क्या था? शिक्षा में सुधार होना चाहिए। क्या था? सुधार। शिक्षा में सुधार कैसे हो? इसमें कल्पनाशील हो, छात्र क्या हो? छात्र खुश रहे। क्या रहे? ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते डिप्रेस हो जाए, खुश रहे। और क्या हो? कल्पनाशील हो। कल्पनाशील मतलब क्या हो गया? नए नए चीज सोच सके। क्या कर सके? रचनाशील हो। क्या हो? रचनाशील मतलब कोई बताएगा? जैसे कोई नया नया चीज को क्या कहा? इन्वेंशन करना, बनाना। रचना, रचना मतलब क्या? हाँ, कोई भी चीज रचना करना, बनाना, क्रिएटिविटी, अपने अंदर क्या होना? रचनात्मक गुण को पैदा करना। तो ये सब चाहते थे। कौन चाहते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। तो इन्हीं से प्रेरित होकर जो आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया, नीति इससे प्रेरित हुआ। किससे? रविंद्रनाथ टैगोर से प्रेरित हुआ। जो आज़ादी के बाद क्या हो गया? इनसे प्रेरित होकर हम लोग का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब तो क्या आ गया 2020 नई शिक्षा नीति आया है। तो वो सबका विकास वो अलग से सब पढ़ना है। तो हम लोगों ने देखे ब्रिटिश शासन के समय शिक्षा का क्या प्रभाव था। यह इसका अंतिम वीडियो है। आज यह चैप्टर संपन्न हुआ। जल्द ही अन्य विषय पर अगला वीडियो लाएंगे। आशा है आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर मेरा यह कार्य आप लोगों को सार्थक लग रहा है तो मेरे इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करें। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।